शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। लड़की जो अपने उनके समाज में होगा, तो कोई भी लड़की जो अपने आप को एडवांस समझती होगी कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती हैं, यानी मुस्कुराती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मुस्कुराती हैं कि सब दांत उसका बाहर आ जाए, खिलखिलाकर हंसती भी नहीं है। चलो आज हम जो है हिंदी का क्लास 10 हिंदी के 20 का दांत पढ़ाने जा रहे हैं। यह एक कहानी है। क्या है? यह कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसके लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी है। तुमको आ जाएगा कि 20 के दांत क्या है। कहानी है, निबंध है, एकांकी है, भाषण का हिंदी रूपांतरण है, कुछ भी ऐसा दे देगा तो तुमको अगर कहानी रहेगा तो कहानी लिख देना है। ठीक है? आ जाएगा कि लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं 20 के दांत पढ़ने से पहले। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना। देखिए, बदरघाट पटना में। और शुरू से ही भोजपुरी बोलती थी। इनका भाषा क्या था? भोजपुरी। ठीक है? कौन सी भाषा बोलते थे? भोजपुरी। हिंदी भी बोलते थे, लेकिन ये भोजपुरी अधिकतर बोलते थे। इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है? इनके माता का क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। और इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गई। ये हम जो लोग जो हैं नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में इतना सा जानना बहुत जरूरी है। अब है कि विशेष चीज कि नलिन बिलोचन शर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी किताबें लिखी है जिसके कारण नलिन बिलोचन शर्मा जो है विख्यात हैं। तो सबसे पहले इनका देखो लिखित रचना कौन है? दृष्टिकोण। उसके बाद है साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह। ये सब प्रसिद्ध रचना है। तुमको आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं नलिन बिलोचन की महत्वपूर्ण रचना है। नलिन बिलोचन की कौन सी रचना है लिख देगा तो तुमको मान लो या चारों पांचों में से कुछ मिल जाएगा तो तुम लिख देगा। तो इस तरह से एक नंबरिया में क्वेश्चन तुमको हिंदी में आएगा। तो इसलिए नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना अनिवार्य है। अब देखिए आ गया 20 के दांत। 20 के दांत जो हैं यह नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई है और यह कहानी संग्रह से उद्धृत है, यानी लिया गया है। 20 के दांत का कहां से लिया गया है? कहानी संग्रह से। ठीक, कहानी संग्रह से उल्लेखित है 20 के दांत, जो अपनी तुम्हारा गद्यांश गोधूली भाग 2 की किताब जो है उसमें जो दिया हुआ है 20 का दांत, यह जो है कहानी संग्रह से लिया गया है। कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब देखते हैं 20 के दांत में महत्वपूर्ण पात्र कौन सारे हैं, कौन कौन है। सबसे पहले देखिए सेन साहब है इसमें। सेन साहब कौन है भाई? तो सेन साहब एक व्यापारी है, अपना बिजनेसमैन है, बिजनेस भी है इनका, बिजनेस है इनका। मेन रूप से इनका क्या है? एक बिजनेस है, फार्म हाउस है और उसमें सारे काम होते हैं। अमीर आदमी है, इनका धंधा पानी चलता है। अब आ गया कि गिरधर कौन है? गिरधर एक कम पैसा में कम पैसा कमाता है, जो कि सेन साहब के फार्म में ही किरानी का काम करता है। ठीक है? कम पैसे में काम करता है, दबके रहता है। विशेष इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे क्यों दबके रहता है, बोल नहीं सकता है मालिक से कुछ, ऐसा भी होता होगा। अब है कि मदन। मदन गिरधर का पुत्र है, बहुत स्वाभिमानी लड़का है मदन। और इस कहानी का मुख्य पात्र हम मदन को मानते हैं, क्योंकि बुराई पर सच्चाई की विजय। तो इसलिए इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मदन है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो इसका पात्र है वह है कासू। कासू सेन साहब का पुत्र है, इकलौता पुत्र है। और इसकी पुत्रियां जो हैं 5 हैं। इनकी पुत्रियों कितने हैं? 5। पांचों का नाम क्या होगा? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली,
और आरती। सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं। आ जाएगा परीक्षा में, सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं? तुम दे दोगे 5। तो कौन कौन है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ठीक है। अब देखिए सोफर। सोफर कौन है? तो सेन साहब के ड्राइवर हैं। सेन साहब जो एक कार खरीदे हैं जो 7,500 रुपये में खरीदी गई होगी है, और उनके कार का नाम है स्टीमर हिंड। इनके कार का नाम है स्टीमर हिंड। काला कलर का कार है और जिसका दाम है 7,500 रुपया। ठीक है। यह सोफर है ड्राइवर, ये कार यही चला रहा है। और अखबार नवीस सेन साहब के दूर के रिश्तेदार हैं। ये सारे पात्र का नाम आप लोगों को सबसे पहले याद रहनी चाहिए। इस कहानी को समझने से पहले ये सारे पात्र का नाम याद होने चाहिए, तब जो है अच्छी तरह से 20 के दांत कहानी को समझेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले हम 20 के दांत कहानी पर। देखिए क्या दिया है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की कार कहाँ है? बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, बरसाती ओढ़ा हुआ है। ठीक है। काली चमचमाती हुई स्टीमर हिंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार से बहुत नाज है, क्योंकि 7,500 रुपये की कार है और स्टीमर हिंड कार है और यह चमचमाती हुई कार है। अगर यह गंदा हो जाए तो समझिए कि क्लीनर और सोमत की खैर नहीं है। यानी इस तरह की कार है, इस तरह चमकता है कि तुम जो है आईना में मुंह जो देखोगे तो कार में भी देखकर हम लोग देख सकते हैं। इस तरह की कार चमचम करती है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो, यानी बवाल मच जाएगा। अगर कुछ हो गया इस कार में तो समझो कि खैर नहीं है। किसका? शोफर का और क्लीनर का। क्लीनर से साफ करते हैं ना कोई चीज, और शोफर का, ड्राइवर का, दोनों का खैर नहीं। क्लीनर कितना लगेगा कोई दिक्कत नहीं, शोफर जाने नहीं तो बात सुनेगा, क्लास हो जाएगा उसका। है? मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। मतलब मेम साहब कौन है? सेन साहब की पत्नी। ठीक है। उसका सख्त निर्देश है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। खोखा खोखी कौन है? खोखा का मतलब होता है, ये बंगाली कवि है ना, तो बंगाल में लड़का को कहा जाता है खोखा और लड़की को कहा जाता है खोखी। यानी खोखा खोखी गाड़ी के अगल बगल इर्द गिर्द भटकने ना पाए। यह सख्त निर्देश है मेम साहब का, सेन साहब की पत्नी का। समझ में आ गया? ठीक। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील हैं, 5 ठारी, और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। यानी तहजीब और तमीज, सुंदरता का कोई बात ही नहीं है, एक से एक है। और उसका जो ढंग है तो लोग भी उसके से सीखे कि किस ढंग का है। यानी इतनी उसमें माने कि क्या कहते, शिष्टाचार है जो लोग उससे सीखे। यानी बहुत ज्यादा है यह सब चीज उसमें। ठीक है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतली है। देखो वो अपने लड़की के बारे में ही आया है कि लड़की उनकी जो है बहुत अच्छी है। कोई चीज उसको सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या करना नहीं करना चाहिए यह जो है खूब बढ़िया से उसको सिखा गया है। समझे? क्या नहीं करना है यह सब चीज भली भांति उनको समझा दिया गया है। किसको? ये सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती को। ठीक है। और क्या करता है? ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माँ बाप को इस बात का गर्व है। यानी अपने माँ बाप जो हैं सेन साहब के जो हैं और सेन साहब की पत्नी जो है उनको अपने पुत्रियों पर नाज है। क्या? यानी यह घर में एक कठपुतली की भांति रहती है। जो सिखाया है वही वह करती है। जो कह दिया कि नहीं करना है तो नहीं करना है।
अब मान लो बच्चा है तो वह तो कुछ कुछ करेगा, लेकिन इस तरह से उसको तालीम कर दिया है कि कुछ गलत काम होता ही नहीं है। यह पांचों से कुछ गलत काम होता ही नहीं है। बच्चा है लेकिन अब देखो गलत काम क्या होगा। मान लो इतने बड़े फार्म हाउस हैं, गमला है तो नहीं टूटेगा, कोई सामान है गिरेगा नहीं, कोई सामान है पैर से टूटेगा नहीं, इस तरह का न हुआ लड़की है। तो इन्होंने जो है उसकी शक्ति लगा दी है कि कुछ काम जो है गलत करना ही नहीं है, और इस तरह से उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई, छीन हो गई है, यानी अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए बताया गया है कि वह कठपुतली है घर की। कठपुतली में क्या होता है, कठपुतली में एक धागा लगा रहता है और धागा को ऐसे ऐसे करता है तो कठपुतली डांस करता है, ठीक है। तो वह घर का कठपुतली है, जैसे कहता है वैसे करता है। तो कोई आज़ादी वह है ही नहीं, नहीं ना आज़ादी। लेकिन शिष्टाचार डिसिप्लिन में तो पारंगत है, कुछ चीज गलत हो ही नहीं सकता है, नहीं। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। कब खेलती हैं, केवल शाम को। क्यों खेलती हैं, सेहत के लिए। इसके बाद वो खेलती भी नहीं है, यानी चार दीवारी के अंदर घर में बंद ही रहती है, ठीक है। यानी बच्चों की जो आज़ादी होनी चाहिए वह आज़ादी सेन साहब ने अपने बच्चियों को दिया नहीं है। थोड़ा बहुत शाम को खेल लेती है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। क्या कहता है, कहता है कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती हैं, यानी मुस्कुराती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मुस्कुराती हैं कि सब दांत उसका बाहर आ जाए। खिलखिलाकर हंसती भी नहीं है, केवल मुस्कुराती है। क्या कहती है, केवल मुस्कुराती है, दांत भी नहीं देख सको। और कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। तारिकाएं का मतलब हीरोइन जैसे कहते हैं। लड़की जो अपने उनके समाज में होगा, तो कोई भी लड़की जो अपने आप को एडवांस समझती होगी, वो भी ये सुंदरता की परी होगी, वह भी जो है इनसे सीख ले कि सेन साहब की बेटी कैसी है। यानी सब गुण संपन्न है, डिसिप्लिन जो है सब चीज है, लेकिन आज़ादी नहीं। बच्चों की जो आज़ादी होनी चाहिए वह नहीं है। मुस्कुराती है ऐसी है, केवल मुँह सकती है, खिलखिला के हंस भी नहीं सकती है, यानी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इसका मतलब यही ना हुआ, कठपुतली है। समझ में आ गया। सेन साहब के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों को खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है कि अगल बगल के जो लोग भी वहां आते होंगे, वह भी घर जाके जब अपने घर जाते होंगे तो वे अपने बच्चों को कहते होंगे, अबे तुम बच्चा है, बच्चा देखना हो तो कम से कम सेन साहब के बच्चियों को दिखाओ, देखो कैसे रहती है। ये गमला क्या तोड़ने के लिए है, ये सामान क्या तोड़ने के लिए है, तुम तोड़ देते हो। अबे नालायक, कैसा तुम मेरा बेटा है, मेरे बेटी है, तुम सीखना है तो कम से कम सेन साहब की बेटी से सीखो। वो तो कुछ करती नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखिए, सो जहां तक सेन साहब की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी लड़कियों से सेन साहब का स्टीमर इंड जो गाड़ी है, उनको कोई खतरा नहीं था, कोई डर नहीं था कि यह क्षति पहुंचा देगा, कोई डर नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा सेन साहब का इकलौता पुत्र है। एक ऐसे समय में भैया जन्म लिया है जब माँ बाप यानी सेन साहब और सेन साहब की पत्नी यह सोच लिया कि अब हमको तो कोई औलाद होगा नहीं, क्योंकि उनको तो 5 पुत्री हो गई थी। अंतिम जब जो क्या कहते हो कल छोड़ दिया था कि अब कोई औलाद होगा, वैसे समय में कासू का जन्म हो गया। यही है खोखा। क्या कहते हैं इसको, कासू पुत्र न है सेन साहब का पुत्र, तो उसको कहते हैं खोखा। क्या कहते हैं, खोखा। यह सब हो गया खोखी, खोखी। समझ में आ गया। तो लड़कियों से यानी सीमा, अंजलि, आलो, शेफाली और आरती से स्टीमर इंड गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह तो घर में चार दीवारी के अंदर कैद में रहने वाली बच्ची है, खोखी है, पुत्री है। आज़ादी नहीं है, वो गलत काम कर ही नहीं सकती है।
यह तो बहुत अच्छे से शिक्षा दिया गया है। लेकिन दूसरे तरफ कौन है? खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। क्या है? ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मरने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगती। देखिए, सेन साहब बूढ़े नहीं लगती, लेकिन उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, सेन साहब की पत्नियां, वे जो है बूढ़े जरूर लगती है। समझे? इसका मतलब यही हुआ कि वो बूढ़े जरूर लगते हैं, लेकिन सेन साहब बूढ़े नहीं लगते हैं। इसका मतलब यही बोल रहा है। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। यानी कोई उम्मीद नहीं था कि अब भी कोई पुत्र होगा। ठीक है? खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। जहां यह सब जो है डिसिप्लिन से चूर है एकदम, है ना, लेकिन खोखा जो है प्रकृति के नियम का विपरीत था, अपने परिवार के नियमों का विपरीत था। नहीं, वह अपने घर के नियमों का भी अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। अगर मोटर को कोई स्टीमर इंड काला जो कार है सेन साहब का चमचमाती हुई, अगर इसको किसी से अगर खतरा है तो वह किससे है? कासू से, खोखा से। कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसा था कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहता है कि इन सब के लिए नियम अलग था घर का, लेकिन खोखा के लिए नियम अलग हो गया। क्यों? बुढ़ापे का साथी हो गया। ये बुढ़ापे का न हो गया, बुढ़ापा में न हो गया ये खोखा। तो खोखा हो गया तो ये माँ बाप का बहुत दुलारा हो गया, दुलारे में दूर हो गया। कोई मारेगा नहीं ना, तो सबका आंखों का तारा हो गया। कोई इसको कुछ कह नहीं सकता है घर में, तो यह मोनोपोली अपना करता है, धाक जमाता है। और यहां तक धाक जमाता है कि सेन साहब को अपने घर का नियम भी इसके लिए बदलना पड़ रहा है। जब नियम पहले तो देखे, हम बताए कि किस तरह से नियम था, कितना प्रतिबंध था, जिसकी लड़कियां जो है खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती हैं। और वही खोखा देखो कहता है घर के नियम का अपवाद, प्रकृति के नियम का अपवाद। ठीक है? बहुत शरारती बच्चा है। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। माने ये सब जो है नियम अलग था, शिक्षा अलग था, लेकिन खोखा के लिए नियम अलग है, शिक्षा भी अलग है। ठीक है? कहने के लिए तो सेनों का मानना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उनमें इसके लक्षण दिखाई पड़ती थी, लेकिन ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। क्या कहता है सेन साहब का? ये क्या है? ये आकांक्षा है। सेन साहब सोच रहे हैं कि मेरा बेटा जो है एक ना एक दिन इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया उसका 5 साल से। ठीक है? बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यानी सेन साहब भी अपना नियम सब बदल लिए थे। किसके लिए? खोखा के लिए। खोखा को कुछ नहीं बोलता था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन साहब के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। देखिए, अक्सर जो है सेन साहब के यहाँ उसके दोस्त मुहिम आए जाए करते हैं। ठीक है? उनके जो बैठने का जगह है, किसका? सेन साहब के घर में जो बैठने का जगह है, जहाँ दोस्त मुहिम आकर टेबल पर कुछ बातचीत करते थे, खाना पीना खाते थे। तो उस समय मान लो वह तो सोफिस्टिकेटेड आदमी है, वह पढ़ा लिखा आदमी है, दिमाग है। जब इतना बिजनेस है तो मूर्ख तो नहीं होगा। तो जब आदमी आते थे जाते, तो एक दिन ऐसे ही सब बैठे हुए थे, बात अगर मान लो कुछ नहीं है तो बात खुल गई कि भाई किसका बच्चा क्या करेगा। ये बात खुल गई। जब कोई बात नहीं है तो बात में यह भी बात निकल जाता है कि आपका बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, उसका बच्चा क्या। सब अपने अपने बच्चों के बड़ाई के बारे में कुछ न बोलना शुरू करता है। ठीक है? क्योंकि कोई विशेष टॉपिक तो नहीं था कि किस पर चर्चा होगा, तो यही टॉपिक निकल गया वहां पर। क्या करेगा? तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेनिंग करेंगे। क्या कर रहे हैं?
यानी वे अपने बच्चों को अभी से शिक्षा देना शुरू कर दिए हैं। क्या कि हमको बच्चे को ट्रेनिंग कर, या जो ट्रेनिंग करा रहे हैं और अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे। इसलिए मेरा बेटा अभी से ही ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने जो है बढ़ई मिस्त्री को भी कह दिया है। क्या कह दिया है? रोज जो है 2 घंटे इसको जो है कोई सामान तोड़ फोड़, खोलने वाला, लगाने वाला, ये सब चीज उसको करे, और ताकि मेरे बेटे का भी हाथ घूमे, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। एक दिन अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। अभी से ट्रेनिंग उसको दे दिया गया है। ठीक है, करे रहे हैं। या बोल दिया कौन? सेन साहब बोल दिया। किसको? अपने दोस्तों को। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। कहता आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। यानी क्या इस तरह से ट्रेनिंग देने से वो उसका बेटा इंजीनियर बन जाएगा? तो कहता है पढ़ाई लिखाई फिजूल है, बेकार है। फिजूल है मतलब बेकार है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या चाहता है वह? अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना, बिजनेसमैन बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। उनसे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। क्या कर रहा है कि हम कह दिए हैं किसको? बढ़ई मिस्त्री को। वो अभी से आएगा, ठोक पीट करेगा, 1 घंटा 2 घंटा जो है बच्चों को जो है सिखला दिया करेगा कि कैसे कोई मशीन खोला जाता है, कैसे लगाया जाता है। अगर इस तरह का काम रोज के रोज करेगा ना, तो मेरा बेटा खोखा का जो है हाथ घूमना शुरू हो जाएगा और बढ़िया इंजीनियर बन जाएगा। अब पढ़ाई लिखाई तो फजूल है, ये सब बेकार है। हम अभी से अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यह जो है अपने को क्या समझ रहा है? अपने को बड़ा पढ़ा लिखा और दिमाग वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने को समझ रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख बना रहा है। हम लोग तो मूर्ख हैं कि अगर मान लो आजकल अभी से तुम अगर सीखना शुरू कर दोगे, क्या इंजीनियर बन जाओगे? नहीं बनेंगे। पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी जरूरी है समय पर। अभी से नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है। कोई जो है ऐसे एक्सपीरियंस घुमाने से इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो क्या करता है वह? पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख बना रहा है। नहीं बना रहा है? क्या कर रहा है? हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। अभी से अगर एक्सपीरियंस करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। मशीन का नट खोलो, इंजीनियर बन जाओ। ये नहीं कर रहा है सेन साहब। उनके कहने का अर्थ यही है। इस तरह से अगर बात लिखोगे तो हिंदी जो है ना नॉन स्टॉप रहेगा परीक्षा में, मतलब रुकेगा नहीं। कहेगा 4 लाइन में लिखे, तुम 8 लाइन लिखेगा। इस तरह से अगर दिमाग में याद रखोगे कहानी, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तुम बढ़िया से बढ़िया लिख दोगे। हिंदी में जब से बढ़िया से नहीं लिखोगे तो कलम नहीं चलेगा। इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। किसी भी पाठ का पूरा सारांश सबसे पहले याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए सारांश को याद रखिए। सारांश अगर याद रहा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तुम अच्छे ढंग से हल कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नसीब थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। एक दिन की बात है, उनके ड्राइंग रूम में जो है एक उनके दूर के रिश्तेदार आ गए, जिसका नाम था अखबार नवीस, जो पत्रकार का काम करते थे। तो साथ में उनका लड़का भी था। यानी अखबार नसीब जो है इनके यहाँ जो आया था, वो अपने पुत्र को भी साथ में लेकर आए थे, जो खोखा से भी छोटा, जो कासू है खोखा उससे भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। होनहार था, तेज तर्रार था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उनकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दिया। मैंने किसी बात को लेकर इस तरह का हुआ कि बच्चा जो है वो तो तेज था ही, कि भाई कैसे है बच्चा, ठीक है। तो तब तक यह जो है अपने बच्चा का बड़ाई करना शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? बड़ाई करना शुरू कर दिए। किसके बच्चा? अपने बच्चे के बारे में बोलना शुरू कर दिया जबरदस्ती, खोखा के बारे में। कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते इस बात पर, तो सेन साहब ने शुरू कर दिया अपने से बोलना। क्या शुरू कर दिया? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं।
अरे बात हो रही है उसके बेटे का, तो तुम अपने बेटे का बड़ाई क्यों करना शुरू कर दिया? हैं? वह समझदार है, उसको पूछते हैं कि कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, किसी भी बात को लेकर उसका, वो तो काफी समझदार है, कदा खोखा से छोटा भी था लेकिन काफी समझदार है वह। खोखा तो बुड़बक लड़का है, देख रहे हो, इसका एक एक कहानी आएगा बीच में, देखना स्टार्ट हो गया उसका कहानी। तो यह कहना शुरू कर दिया कि हम तो अपने बेटे को जो है इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। वे भी बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे, अब बार बार कह रहे थे, कोई न कुछ कह रहे थे कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, मिस्त्री को कह दिया, बड़ा ही रोज आता है घर में इधर उधर करता है, और इस तरह तो मेरा बेटा इंजीनियर बन ही जाएगा, बढ़िया इंजीनियर बन जाएगा। यानी वह सोचता है कि भाई आप चुप रहिए, तब तक यह नॉन स्टॉप हो गया, यानी बात को अपना पकड़े हुए बढ़ाई दे रहा है। तो ये आगे आगे बोलने वाला आदत तो बुड़बक आदमी का ना है? जो बात जिस बात के लिए हो रहा है उसी बात उसी अनुसार उत्तर देना चाहिए, नहीं, लेकिन यह तो समझ नहीं रहा है। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। बोलना था मेरा अपने बेटे के बारे में, हाँ भाई ये यहाँ पढ़ता है, ऐसे करता है। तो जब यही स्टार्ट हो गया अपने बच्चे के बारे में, तो चलो ठीक है, चलो। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के भविष्य में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने। कौन? नहीं, पत्रकार का बेटा। नहीं, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। यानी जब पूछा सेन साहब ने आपका बच्चा के बारे में, वही बच्चा के बारे में, तो कहता है कि यह कुछ भी कर ले, लेकिन जो करना है उसको वो करे, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है जेंटलमैन जरूर बने, भद्र आदमी जरूर बने, अच्छा आदमी जरूर बने। जो करना है इसको करो, इंजीनियर बनना है, बैरिस्टर बनना है, जो बनना है बन जाए, लेकिन सबसे पहले जेंटलमैन जरूर बने। यानी जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। यानी पत्रकार के बेटे में बात हो रहा है कि वह जो करे भाई बहुत अच्छा बात है, लेकिन सब तरह का फ्री है, लेकिन वह कम से कम एक बात है कि जेंटलमैन तो जरूर बने। सेन साहब इस प्रश्न के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐड कर रह गए, उसको मड़ोराने लगा। सला मेरा बेटा के बारे में कुछ नहीं बोलता है, कहता जेंटलमैन बने, हम तो इंजीनियर अभी से मेरा कोई नहीं सुन रहा है, तो ऐड कर रह गए, यही वह ऐड कर रह गए। मतलब तुमसे कुछ से कुछ बोलोगे तो कितना ध्यान देगा लोग, हैं? बात हो रहा है कुछ, देखो वो कितना बढ़िया से उत्तर दिया कि हम चाहते हैं मेरा बेटा जो करना है करो, लेकिन जेंटलमैन तो जरूर बनो, भद्र आदमी जरूर बनो, अच्छा आदमी जरूर बनो। कहाँ कहा होगी इंजीनियर बने, ओवरसियर बने, बैरिस्टर बने, कहाँ कहा? नहीं ना कहा, लेकिन यह तो अपना बड़ाई कहने के पहले ही आगे आगे बोलना शुरू कर देता है। तभी बाहर शोर गुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। बाहर में हो सकता है क्योंकि चमचमाती स्टीमर इन कार जो है बरसाती में खड़ी है, द्वार आगे में लगी है, समझे, और कुछ जो है उसको बाहर में शोरगुल नजर आया, सुना, तो सेन साहब उठना चाहे। इतने में जो उसके और भी दोस्त थे, अखबार नसीब और भी जो कोई अगर होंगे, तो सभी के सभी का ठीक है चलते हैं, तो सभी के सभी निकले होंगे। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। सब बाहर आ गया। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। देखिए, इसका मतलब है कि जब बाहर शोरगुल किस बात को लेकर था कि वहां मदन आ चुका था। मदन कौन है? गिरधर का बेटा है, मदन की माँ भी है। तो मदन गाड़ी को छुआ नहीं है, छूना चाह रहा है। मदन गाड़ी को छूना चाह रहा है। इतने में सोफर क्या करता है, उसको धकेल देता है और उसके घुटने से, बाएं घुटने से खून बहने लगता है। ठीक है, तो जब वह छुआ नहीं है मदन गाड़ी को, कोई क्षति पहुंचाया नहीं है, तो उसको धकेलने का कोई औचित्य था नहीं। लेकिन इस बात को लेकर तू में सोफर और उसकी माँ में हो रही थी, और मदन बार बार जो है देह को तान रहा था, शरीर को अपना तान रहा था कि हम उसको कुछ करेंगे, सोफर को कुछ करेंगे। यही है कहानी। देखिए, यही चीज बोला है। क्या कहता है? हाँ, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को जैसे बाहर जैसे देखा तो औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। मदन गाड़ी को छू रहा था। कौन कह दिया? सोफर। किसको कह दिया? सेन साहब को, कि देखिए साहब, यह जो है लड़का मदन जो है गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती है, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा या शिकायत कर दिया। तब उनकी माँ भी आकर खामखाम उससे उलझ रही है। तब उसकी माँ भी जो है खामखा इसी बात को लेकर हमसे उलझ रही है।
यानी तू में हो रहा था। तो जब देखा कि भाई सेन साहब आ गए हैं तो उसकी माँ भी जो है, मदन की माँ भी चुप हो गई होगी। नहीं, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर, यानी बंद जुबान को देखकर, क्योंकि सेन साहब अभी कुछ बोल नहीं रहे, तो सेन साहब ने तो केवल जो है मदन की माँ को देखे होंगे केवल, तो सटे ओठों को देखकर चुप रह गई, मगर कुछ बोल नहीं सकी। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ, मदन की माँ, मदन को ले जाओ। वह फिर ऐसी हरकत ना करे, वह इस तरह का फिर गलत काम ना करे। यानी गाड़ी छुआ होगा, इसका मतलब यहां तो यही लग, लेकिन उसने सही बात है कि गाड़ी को छुआ भी नहीं है। मदन की मां अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। इसका मतलब सोफर ने उसको धकेला है, तब ने खून बहा है। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? देखिए क्या कहा, ड्राइवर ने अगर धक्का ही दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो झोपड़ी वाला और महल वाला दोनों की लड़ाई में कौन जीतता है? महल वाला जीत जाता है। क्या यह सजा उचित था? अगर कार को मदन ने छू ही दिया तो क्या करोगे? धकेल दोगे उसको? धकेलना उचित है नहीं ना। तो यहां कहा गया है सेन साहब महल का प्रतीक है, गिरधर जो है झोपड़ी का प्रतीक है। वो तो मामूली है, किरानी है सेन साहब के यहाँ, उसका क्या स्टेटस? कुछ नहीं। तो झोपड़ी वाला और महल वाला की लड़ाई में अक्सर महल वाला जीत जाते हैं। क्यों? कब जीतते हैं? जब कोई झोपड़ी वाला महल वाला की सहायता करता है। तो सोफर किसका महल वाला? वो तो भी झोपड़ी वाला है। सोफर गाड़ी का ड्राइवर है तो वो भी तो झोपड़ी वाला है ना, वो भी तो 5,000-7,000 रुपया कमाने वाला आदमी है ना। तो वह किसके तरफ मिल गया? सेन साहब की तरफ से, तो महल वाला की तरफ से मिल गया। तो इसलिए कहा गया है महल वाला और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है 100% व्याख्या करने के लिए, आपको आएगा, समझे? इस महल वाला और झोपड़ी वाला की लड़ाई में अक्सर महल वाला जीत जाता है। क्यों? क्यों जीता? तो जब झोपड़ी वाले के साथ दूसरा झोपड़ी वाला आदमी उसका साथ दे देता है, किसका? महल वाला साथ दे देता है, तब जीत जाता है। अगर झोपड़ी वाले के साथ में मिल जाता तो यह स्थिति नहीं होता, सही ना। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था। इसका मतलब है कि ड्राइवर जो है सोफर, वह जो है उसको क्या किया था? केवल ऐसे ही हटाया नहीं था, वह धकेल दिया था। तभी तो उसके बच्चे मदन के बाएं पैर से, घुटने से खून निकल रहा था। तो उसकी माँ जो है घुटने को पोंछते हुए और धीरे धीरे वह अपने घर की ओर चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन यह मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं है, क्योंकि एक जो है मदन का जो ड्राइवर है, सेन साहब का जो ड्राइवर है, वह क्या किया? मदन को धकेल दिया। कौन सी बड़ी बात है? तो यहीं पर ना बताए थे हम लोग कि क्या हुआ था कि झोपड़ी वाले को हमेशा क्या होती है? हार मिलती है। झोपड़ी वाले और मदन बंगला वाले की लड़ाई में हमेशा अक्सर जो है बंगला वाला क्या होता है? जीत जाता है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपकी। जब ये सब घटना हो ही रही थी कि ठीक जो है सेन साहब के दिमाग में आया कि कोई पीछे जो है खटखट की आवाज हो रही है, और उसकी ओर तेजी से दौड़ गए। सोफर भी उसके पीछे दौड़ा। क्या बात है भाई? और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले, क्योंकि सभी के सभी जो दोस्त आए थे तो वे भी जो है अपने ड्राइंग रूम से उठकर और धीरे धीरे अपने जाने की तैयारी कर रहे थे। नहीं, तो जैसे ही आवाज हुई तो सेन साहब जो है गाड़ी के पीछे चल दिए, सोफर भी उसके पीछे दौड़ गया। में क्या बात हुई? इतने देर में सब और जो इनके दोस्त वहीं थे सब अपने अपने गाड़ी की ओर जा रहे हैं। ठीक, सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू। यानी इसका मतलब है कासू ने सेन साहब का जो कार है उसका पीछे वाला इंडिकेटर को तोड़ दिया, और लोगों ने सभी ने क्या देखा कि सेन साहब जो है अपने बेटे को गोद में लेकर और आ रहे हैं,
और जब लोगों ने उसको देखा तो क्या कहा सेन साहब ने, देखा आप लोगों ने, बहुत शरारती हो गया कासू। कासू क्या हो गया, बहुत शरारती हो गया, इंडिकेटर तोड़ दिया। शायद यह देखना चाह रहा था तोड़कर कि उसके भीतर में क्या है, शायद यह तोड़कर देखना चाह रहा था कि इंडिकेटर के भीतर में क्या है। यही तो इंजीनियर वाला गुण है, नहीं, इंडिकेटर के भीतर में देखना चाह रहा होगा, तभी तो उसने फोड़ा। बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, कुछ से कुछ करते रहता है। सब इसका दिमाग जो है ना इंजीनियर वाला है, ये एक दिन निश्चित इंजीनियर बनेगा। तो सेन साहब को जो है ना अपने बेटे पर जो है ना बहुत गुमान है कि मेरा बेटा शायद इंजीनियर बन ही जाएगा, और उसको अपना जो है ना सोच नहीं लग रहा है कि उसका सोच सही है। वो तो अब ये से कर रहा है पढ़ना लिखना जो है वो बेकार है। हमने तो अपने बच्चे को अब ये से जो है कह दिया है बड़े मिस्त्री को कि आकर भाई हमरे यहाँ खाट खूट कुछ से कुछ करो ताकि कुछ कुछ सीख लेगा, और पढ़ना लिखना तो खैर बेकार है। हिंदुस्तानी लोग तो सब मूर्ख है, हम ही केवल होशियार हैं। वो तो यही सोच रहा है। उनके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, इतनी दिलचस्पी है कि कुछ से कुछ करते रहा। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। हो गया क्लियर। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव महिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, उसमें शक ही था। यानी सेन साहब जो है अपने बेटे को खोखा को धीरे धीरे रखा और धीरे धीरे जो है अपने दोस्तों की कार की ओर चल दिए, और उस दोस्तों के मुंह को नहीं देख रहा है। साथ देख लेते तो पता चलता ना कि उसका दोस्त भी कह देता कि आपको इंजीनियर नजर आता है, आपका बेटा है इतना शरारती, इंडिकेटर तोड़ देता है, आपको तो बुझाता है। एक तो गरीब बच्चे को आप मरवा दिए, आपका ड्राइवर जो है वो डांट दिया, आप कुछ बोले नहीं है? लेकिन इसीलिए जो है सेन साहब जो है अपने दोस्तों के मुंह को नहीं देख रहे हैं, केवल गए और उसको कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी जाओ भाई, जब जाना है तो। मिस्टर सिंह अपनी कार की ओर पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। माने मिस्टर सिंह उनके दोस्त हैं, वे भी हैं। धीरे धीरे जैसे मान लो सेन साहब आए हैं, पीछे पीछे आ गए तो चले हम जाके दरवाजा, अपना गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए। तब तक वो खोले नहीं है, तब तक देखते हैं वहाँ कुछ अनहोनी, इसका मतलब हो गया है। देखिए उसकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और दरवाजे की देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। उसको लग गया कुछ हो गया, टायर बिल्कुल बैठ गया था। इसका मतलब है कि चक्का पंचर हो चुका है। यानी एक हाथ उधर साफ किया तो इधर भी एक हाथ साफ कर चुका है, इधर भी दरवाजा जो है टायर से हवा निकाल दिया है, साथ पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले। सेन साहब ने भी जाकर देखा और बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी। लग गया उसको। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। हो गया, उसके दिमाग में आ गया कि तो कासू का ही काम है, ये तो मेरा बेटा ही है, ये तो इंजीनियर बनने के चक्कर में ये हवा निकाल दिया। तो सोफर को कहा कि एक काम क्या देख रहे हो, एक तो कुर्सी जाके लाओ, हम लोग बैठते हैं, मिस्टर साहब भी हैं, हम लोग भी बैठते हैं यहाँ लॉन पे, और तुम जल्दी से व्यवस्था कर दो, पंप हवा तवा दे दो। चलिए। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे ओर के पिछले चक्के के भी हवा निकाली हुई थी। यानी जब वहां पर उसका जो चक्का जब हवा उसमें दे दिया, ठीक कर दिया, तो इसका मतलब कौन ठीक कर रहा है, सोफर ना। तो वो जैसे ही कहा कि मालिक ये पिछला चक्का जो है ना ये भी बैठ गया, इसका भी जो है राम नाम सत हो गया है? काम तो कासू राम बाबू का ही मालूम पड़ता है। इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया पंप लाने चला गया। सोफर को लग गया कि इधर लगता है, उधर तो इंडिकेटर तोड़ दिया किया, ये भी लगता है कि कासू का ही काम था, वही यहाँ खेल रहा था। यह सब हो गई, ठीक है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, और एक जो दोस्त थे मिस्टर साहब के साथ ये घटना हुई। अब मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था
उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। यानी इस तरह की बात क्या बतावें। आजकल मेरा बेटा कासू जो है ना, वो बड़ा शरारती होगा कि मतलब इंजीनियर में बन रहा है, तो कुछ से कुछ जो है वो पड़ गया है। कभी देखिए वो इंडिकेटर तोड़ दिया, ये कर दिया, यानी उसको बरगला रहा है और अपने को महान समझ रहा है न। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधारी लाल को, जो उसकी नौकरी में फैक्ट्री में किरानी था और आते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। इसका मतलब जो है इतने देर में सोफर ने उसका बना दिया होगा, उसके बाद वो चलते बन गए, हो गया ना। बातें जब तक हो रही थी तब तक सोफर बना दिया, उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए, चले गए। उसके बाद जो है सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मतलब खाना बनाने वाला जो था उसको बेरा कहते हैं ना, खाना ला के देता है, ये सब बेरा का काम हुआ। मदन के पिता गिरधारी लाल को, जो उसकी फैक्ट्री में किरानी तौराते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। उसने बेरा को कहा, जाओ गिरधारी लाल को जो है बुलाओ। गिरधारी लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कहा जाके बेरा कि बुला रहे हैं साहब, बुला रहे हैं, सेन साहब बुला रहे हैं। तो गिरधारी लाल जब आया तो सेन साहब के नजदीक एक कैदी की भांति आकर खड़ा हो गया न। कैसे खड़ा हो गया? जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो कि महाराज अब जो कहिए, जो ऑर्डर हो आपका, बोलिए क्या कहते हैं। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, मैंने एक नपी तूली आवाज में बोला। क्या बोला? देखो गिरधर, क्या कहा? देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, यानी मदन बहुत शौक हो गया है, इसका मतलब हो गया मदन बहुत बहक गया है। अपने बेटे की बुराई उसके दिमाग में घुसती नहीं है और गिरधर को आकर कह रहा है कि गिरधर देखो, तुम्हारा बेटा मदन जो है आजकल बहक गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भी भलाई चाहता हूँ और उसकी भी, यानी मदन का भी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया, वह अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। यानी यह जो घटना हुई थी, इसमें क्या हुआ था कि सोफर ने जब उसको हटा दिया था तो अचानक मदन जो है हमेशा सोफर को मारने की ओर लपक रहा था और उसकी माँ किसी तरह पकड़कर उसको हटा रहा था। नहीं, तो यह सब बात का वर्णन कर रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यानी अपने बच्चे की गलती दिखाई नहीं देती है। अब मदन मामूली सी गलती कर रहा है, कार को छुआ या नहीं छुआ, छुआ भी नहीं है, कहानी से तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन उसके साथ देखो क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में उसके पिताजी को शिकायत मिल रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल कभी कभी जी कर देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, यानी खैर नहीं है, अब क्या होगा। तुम जा सकते हो, कह दिया कि तुम जाओ, जो कहना था उसको गिरधारी लाल को कह दिया गया। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चिघार से सेनों का आरामदेह सायनागार गूंज उठ गया। जब गिरधर अपने क्वार्टर आए तो उन्होंने क्या किया, मदन को की पिटाई कर दी। आराम में खलल पड़ने से और उसकी चिघार जो है कहां तक पहुंच रहा है, सेन साहब के कक्ष तक पहुंच रहा है। तो आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। तो सेन साहब ने अपनी पत्नी को बोले, क्या बोले, गिरधर खुद समझदार आदमी है, गिरधर जो है ना बहुत समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। यानी मदन जो बहका है इसका कारण क्या है, उसकी बीवी है, जिसके लाल प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। हाँ, मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कम वक्त की खाल उघेड़ दूं, मतलब मेरा तो मन किया कि एकदम पूरा पिटाई कर दूं। गिरधर ने ऐसी लड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। अगर इसी तरह का जो है जारी रखा तो शायद जो है मदन सुधर जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्क्वायरल द चाइल्ड, मतलब बच्चे को जो है पीटने से वो जो है वह ठीक हो जाएगा, यही कहना है। माता सेन की नींद उचट गई थी। माता सेन कौन है, सेन साहब की पत्नी। उन्हें मदन की कतर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन इन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। मतलब वह भी बेचैन हो गया, नींद उसका जो है उलट गया, अथी हो गया, क्या कहते, उचट गया।
नहीं, अपने पति की बड़बड़ाहट पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच जो है मदन पर उतार ली। मैंने उसको भी खराब लग रहा है। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, यानी चिल्लार मार रहा है वहां, तो वही कमेंट कर रहा है कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। भिख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मेरा बेटा खोखा कासू का बराबरी करेगा। मदन का अर्धरुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों की सेनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। अब यहाँ जो है हो गया कि यह सही हो गया, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढंग मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आते के बगल वाली गली में जा निकला। अब दूसरे दिन की घटना, ये घटना तो हो गया। अब दूसरे दिन की घटना होती है कि शाम के वक्त में कूदता खेलता खोखा बंगले के आते से बगल वाली गली में जा निकला। अगल बगल में चला गया, बगल वाली गली में। वहां धूल में मदन पड़ोसियों की आवारगर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। वहां जो है मदन पहले से जो है अपने दोस्तों के साथ में लट्टू नचा रहा था, खेल खेल रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा को लगा कि नहीं भाई हमको भी खेलना चाहिए, तो धड़क से उस गैंग में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गया। नहीं, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौवे की जमात में, हंस कौन का हो रहा है? हंस आया है खोखा के लिए, और कौवे का जमात हो गया मदन और उसके मित्रगण। नहीं, तो हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा है हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेगा भाई, ठीक ना। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं था, मतलब दूसरे लड़कों को इस बात से कोई बात नहीं था कि भाई तुम खेलो या ना खेलो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? मदन को। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वह अमीर घर का बेटा है, वह तो कुछ कुछ ला के भी बच्चों का जो है कुछ लाएगा, खिलाएगा पिलाएगा अपने दोस्तों को, इसलिए वो लोग कहता है कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? लेकिन यह बात जो है मदन को मंजूर नहीं है, तुम खेलेगा लट्टू हम लोगों के संग में, यह मंजूर नहीं था उसको। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, चल हट यहाँ से, आया है बड़ा खेलने के लिए लट्टू, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, जा जा हट यहाँ से, लट्टू है तेरे पास, ठीक ना। कासू तैस में आ गया, कासू को गुस्सा आ गया भाई, तैस में आ गया यानी गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न तो मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। इस वक्त में यानी कासू का उम्र 5 बरस का है, इसी वक्त में वह जो है कभी शोफर को मार देता है, कभी अपनी बड़ी बहन को मार देता है, छोटी बहन को, मैंने रौब दिखाता है। उसके लिए तो कोई कानून है नहीं, घर का जो डिसिप्लिन होना चाहिए वह तो है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सेन साहब घर का सब नियम ही बदल दिए हैं, इसलिए वह कहाँ मानने वाला था। उसको तो चीड़ आया कि मदन हमको लट्टू नहीं खिलाएगा। बस क्या किया, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा, उछल के पकड़ना शुरू किया। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, और दूसरा लड़का जो था वह सब क्या किया, वो सब लड़का जो है कम से कम मजा देख रहा है कि भाई मल युद्ध हो रहा है ना। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध यहाँ जारी है, तो जरा बगले से देखो, कहीं देखना हम लोगों का भी कुछ न हो जाए, मजा ले। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। यह लड़ाई किस पर था? यह कहता यह लड़ाई हड्डी और मांस की। एक मांस वाला है कौन? कासू, हड्डी वाला है मदन। या नहीं तो यह लड़ाई किस पर है? बंगले के पिल्ले, क्योंकि बंगला का पिल्ला इसलिए हो गया कि कासू तो शेर है अपने घर में, कुत्ता है अपने घर में, लेकिन वह जो है अपने घर से निकल कर बगल वाली गली में पहुंच गया है, तो वह तो हो गया पिल्ला। और गली के कुत्ते के बीच वहां कुत्ता जो है कौन बन गया? मदन। मदन तो वहां बहादुर है, वह पिल्ला नहीं है। कुत्ता के पिल्ला को, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, तो वहां तो कासू क्या हुआ, पिल्ला बन गया, लेकिन मदन वहां कुत्ता बनल है। ठीक है, अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। अगर यह लड़ाई जो है अहाते में अगर हुई होती तो कासू जो है क्या हो जाता? शेर हो जाता। वाह। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान बचा लेकर भाग निकला, यानी रोते हुए जो है कासू वहां से चल निकला, क्योंकि यह जैसे ही शेर हो जाता है, वहां से 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। मदन महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर मानो हाँ,
देखिए यहाँ क्या हुआ, जब बात आया नहीं, वहां से 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। इसका मतलब है कि जैसे ही मदन जो है उस कासू जो है मदन पर लपका, 2 घूसा मार दिया कि अबे तुम नहीं खेलने देगा। बस जैसे ही लपका तो पहले अथी में तो मदन मार खा गया, और उसके बाद मदन ऐसा मारा कि उसका 2 दांत तोड़ दिया। यह अब नीचे आया है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले को कहता, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? कैसे जीतते हैं? जब कोई झोपड़ी वाला महल वाला का साथ दे देता है। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सामते हुए तितर बितर हो गए, मतलब सब इधर उधर भाग गया। वह दांत तोड़ दिया उसका, समझे ना। मदन घर नहीं लौटा, वो तो मार दिया, दांत तोड़ दिया है, तो मदन घर लौटेगा? अब इधर उधर भाग रहा है, घूम रहा है, क्या करे नहीं करे, घर जाएंगे तो मारे लगेगा है? लेकिन जाता भी कहाँ, क्या क्या पड़ जाता क्या कहता है? मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता भी कहाँ? 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। देख लो, अब सोचा वो कहाँ जाएंगे, तो वह धीरे धीरे 8-9 बजे तक वह घूमता रहा। अंत में वह सोचा कि अब कहाँ जाएंगे भाई, घर तो जाना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे बगल वाले साइड से जो है किसी तरह वह रसोई घर घुसा। देखा कि सब सोया हुआ है, कोई नहीं है, तो इधर पहले भरपेट भोजन कर लिया। कहा कि मार तो आज खेबे करेंगे, यह तो मेरा मन कर रहा है, आज तो अन्य दिनों की भांति आज अधिक मार खाएंगे, या तो यह सोच ही लिया था, मार तो निश्चित है, लगना ही है। तो क्या दिक्कत है, कम से कम बॉडी तो बना लें खा पी के, हैं? तब जो है धीरे धीरे वह अपने घर की ओर ससर रहा है। वो देखता है कि मेरे मैंने गिरधर और उसकी पत्नी जो है कुछ कुछ बोल रही है, लेकिन इसके दिमाग में यह बात आती नहीं है कि हल्ला चल्ला क्यों नहीं हो रहा है, आखिर मेरे घर में आज हल्ला क्यों नहीं हो रहा है। जब हम मार के आए हैं, अब पता तो चल ही गया होगा मेरे पिताजी को, फिर भी आज घर में देखते हैं पिताजी मेरे चिल्ला नहीं रहे, क्या बात हो गया। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे। उसकी माँ ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से नहीं सुन सका, तो उसके बाबू ने चिल्लाकर, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा। यही उसके दिमाग में आ रहा है, बढ़िया से वह सुन नहीं सका। मदन, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यानी यह बात हुई कि भाई बोल रहा है कि गिरधर लाल को बोला गया कि आज से जो है तुम काम छोड़ दो, कल आकर पैसा तुम अपना ले लेना और खाली करो। यह बात उसके दिमाग में आया, बच्चों के दिमाग, यह हुआ सुन रहा है। तो इसको क्या दिक्कत है, यह क्या जानेगा क्यों कहा यह बात, इनको क्या लेना, इनको तो वहां मार खाने और बचने वाला बात है। अब क्या हो रहा है, पिताजी क्या करे, मम्मी क्या करे, इस सबसे कोई लेना देना तो है नहीं। मदन के कान की कोई बात नहीं हो रही थी, यानी उसकी कोई भी चर्चा नहीं हो रही। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। अगर वह सुनता कि मेरे बारे में कोई बातचीत हो रही है, तब ना वह कान लगा के सुनता। तो वह देखता, हाँ कहते हैं कि तुम भाई जो है खाली कर दो, पैसा अपना ले लो, तो उस सब से तो कोई मतलब उसको नहीं है। वह सुनना चाह रहा था कि मेरे बारे में बातचीत हो रही है, मारेंगे हमको, खोज रहे हैं, गुस्सा रहे पापा, है? तो यह सब कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको सुनना क्या जरूरी है, ठीक। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। वो सोचा कि चलो भाई, जब गपशप होता ही नहीं है उस तरह, तो चलो हम अपना चारपाई पर जाके खटिया चारपाई पर सोने के लिए चला। तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। अंधेरे में लोटा टकरा गया, ठन ठन आवाज होने लगा। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, क्योंकि उसको पता था कि हो सकता है मारेंगे। तो या नहीं तो वह जो है लोटे की आवाज पर वह भी बगल से निकलती हुई आई, जो रहा होगा, ठीक है। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। छाती को अपने इस तरह से कि आज तो गिलई, आज बेटा मदन तुम तो मार धरपट खाया न। खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, हमेशा उसका पिटाई होता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। जब बहुत पीटता था गिरधर, तो वह हमेशा जो है बहादुरी के साथ जो है वह रोता था।
कि हम उस तरह का काम नहीं किए हैं जो कि ये और वो सोचें। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता, मतलब मदन के दिमाग में यह आ रहा है कि हमारे पिताजी जो आ रहे हैं वह निस्सहाय बनकर निष्ठुरता से आज तो हमारा जो है कुटाई होगा और मेरे तरफ आ रहे हैं। मदन ने अपने दांत भींच लिए, जो होगा देखा जाएगा। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। गिरधर जो है मदन के बिल्कुल पास आ गया, खड़ा हो गया आगे में आकर, और अचानक वह ठिठक गया, मैंने कुछ बोल उठा। उसके चेहरे से अब अपने पिता को देख रहा था। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। जो ठिठक गया ना, यानी हंस पड़ा, मुस्कुराहट जो आ गई, तो उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। जो होगा देखा। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। तो सोचता है कि चला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आज तो पिताजी हमको गोद में उठा लिया है। नहीं, मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था कि कहीं मार तो नहीं देंगे। हक्का बक्का हो रहा है कि पिताजी को मारना चाहिए, ये क्या उल्टे हो रहा है सब काम। मार नहीं लगी, अब पिताजी पहली बार हमको जो है इस तरह से गोद में उठा के तैयार हैं। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अब कहता है, मदन कहता है कि हमको तो याद ही नहीं है इस तरह का पिताजी प्यार कब किए थे, हमको गोद में उठा के इस तरह से प्यार कब किए थे, उसको याद ही नहीं। हो सकता है जिस समय उसको ज्ञान नहीं रहा होगा, 1-1.5 महीना में 2 महीना में, उसी समय उठाया होगा है? अब तो उसको कहता है हमको याद ही नहीं कि पिताजी कब इस तरह का प्यार किए थे हमको, लेकिन आज तो हमको लगता है कि पिताजी हमको बहुत प्यार कर रहे हैं। अगर कभी किया था तो गिरधर उसकी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। क्या कहता, चाबस बेटा, बहुत अच्छा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। क्या कहता है, एक तेरा बाप है जो कि सेन साहब को आज तक कुछ जवाब नहीं दे सका, कितना व्यवस्था लाचारी में उनके यहाँ काम करता रहा। एक तेरा बाप है और एक तूने तो कमाल कर दिया, तूने कमाल कर दिया। तुम जो है कासू के 2-2 दांत तोड़ दिया। अब इसके चाबसी की बात क्या है, मैंने गिरधर जो है वो हंसना शुरू कर दिया। यह आज जो 20 का दांत कहानी का शेष भाग समाप्त हो गया।